नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। समाजवादी पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में सीएम अखिलेश के तेवर सख्त। मुख्तार अंसारी की पार्टी का सपा में नहीं होगा विलय, बलराम की होगी कैबिनेट में वापसी। माया और मौर्य में जुबानी जंग में टूटी शब्दों की मर्यादाएं। मायावती के गद्दार कहने पर मौर्य ने कहा, गद्दार मैं नहीं मायावती, 10 करोड़ में बिकती है बीएसपी की टिकट। आप विधायक दिनेश मोहनिया पर छेड़छाड़ का केस दर्ज, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खींच कर ले गई दिल्ली पुलिस। केजरीवाल बोले, मोदी ने दिल्ली में लगाई इमरजेंसी। बिहार टॉपर स्कैम में एसआईटी ने रूबी राय को किया गिरफ्तार। री एग्जाम में शामिल होने पर बोर्ड ऑफिस पहुंची थी रूबी। चारों टॉपर्स के खिलाफ जारी किया गया था गिरफ्तारी वारंट। और पीएम मोदी ने पुणे से की स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत। कहा, गरीबी को बचाने की ताकत शहर में, 20 शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजना पर काम शुरू। बीएसपी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो गद्दार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उपाधि मायावती को शोभा देता है। मौर्य ने बेबाकी के साथ कहा कि बीएसपी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। मौर्य ने मायावती पर जमकर हमला बोला। मौर्य ने कहा, बीएसपी सिद्धांतों से हट गई है। बीएसपी में पैसा लेकर टिकट देने का परंपरा है। ऊंची जाति के लोगों को टिकट 10 करोड़ रुपए तक बेची जाती है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक एससी और एसटी के लिए टिकट का दाम लगता है। उन्होंने कहा, मायावती अपने मुताबिक कानून बनाती है और तोड़ती है। मायावती खुद गद्दार है। उन्होंने अपनी उपाधि मुझे देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का विलय नहीं होगा। समाजवादी संसदीय दल की बैठक में ये फैसला लिया है। बैठक में बलराम यादव की यूपी कैबिनेट में वापसी पर भी फैसला लिया गया। सीएम अखिलेश यादव ने बैठक में कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सपा में मुख्तार एंड कंपनी का विलय नहीं होना चाहिए। सरकार और पार्टी के खिलाफ गलत संदेश जा रहा है। सीएम का विरोध देखकर बैठक में बाकियों ने चुप्पी साध ली। इस फैसले के बारे में सपा नेता राम गोपाल यादव ने जानकारी दी। दरअसल सपा में कौमी एकता दल के विलय से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बेहद नाराज थे। पार्टी में शामिल किए जाने के फैसले को लेकर शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच मतभेद उभर कर सामने आ गए थे। हालांकि शिवपाल ने किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया था। दिल्ली के संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विधायक की गिरफ्तारी के दौरान खूब हंगामा हुआ। पुलिस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिनेश मोहनिया को खींचकर अपने साथ ले गई। मोहनिया पर 4 दिन पहले एक महिला से बदसलूकी के मामले में केस दर्ज हुआ था। अपने विधायक की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने दिल्ली में इमरजेंसी घोषित कर दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुने हुए विधायकों के खिलाफ फर्जी केस कराए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दिनेश मोहनिया के खिलाफ छेड़छाड़ से जुड़े धारा 354B के तहत केस दर्ज किया है। ये धाराएं गैर जमानती है। वहीं मोहनिया पर एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारने का आरोप भी लगा है, जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। बिहार के चर्चित टॉपर कांड में कई बार नोटिस देने के बाद री एग्जाम देने पहुंची रूबी राय को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। आर्ट्स टीम की विवादित टॉपर रूबी राय शनिवार को बोर्ड की ओर से आयोजित री एग्जाम में शामिल होने आई थी। इससे पहले भी उसे कई बार नोटिस देकर बुलाया गया था, लेकिन वे परीक्षा देने नहीं आई थी। इससे पहले 3 जून को आयोजित री एग्जामिनेशन से भी वे स्वास्थ्य कारणों के कारण गैरहाजिर रही थी। रूबी और अन्य 4 टॉपर्स के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किए गए थे। इसी के चलते शनिवार को परीक्षा देने के बाद रूबी को एसआईटी ने बोर्ड कार्यालय से बाहर आते ही गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पुणे में स्मार्ट सिटी परियोजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही पहले चरण में चुने गए 20 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना पर काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा परियोजनाओं का शुभारंभ किए जाने के अवसर पर पहले बैच के समस्त 20 स्मार्ट शहरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत मराठी में की। प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहले काम नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद भी कई देश हमारे बाद आज़ाद होने वाले, आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी कम समय में हमसे आगे निकल गए। मैं लगातार ये सवाल अपने आप से पूछता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम सबसे स्मार्ट देश का नागरिक है।
बहुजन समाज पार्टी के विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से गयाचरण दिनकर को चुना गया है। दिनकर बांदा से विधायक और पुराने मिशनरी नेता है। इस बारे में बसपा ने विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को पत्र भेजकर दिनकर को नेता विरोधी दल चुनने के बाबत अवगत करा दिया है। शनिवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी में पार्टी के सभी विधायकों और प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें गयाचरण दिनकर को बीएसपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बारे में सहमति बनी। दिनकर को नेता चुने जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर इस बारे में जानकारी दी गई। टीम इंडिया के कोच पद के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में एक भारत के पूर्व ऑलराउंडर और टीम इंडिया के लिए बतौर डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके रवि शास्त्री ने कोच पद के लिए हुए इंटरव्यू को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कोच पद के चुने जाने से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि रवि शास्त्री को टीम इंडिया की कोचिंग मिल सकती है, लेकिन एन वक्त पर टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर अनिल कुंबले का नाम आ जाने से उनके लिए मुकाबला कठिन हो गया है और कुंबले को टीम की कोचिंग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। शास्त्री का कहना है, जब मेरा इंटरव्यू लिया गया तो उस समय सौरव गांगुली वहां मौजूद नहीं थे। शास्त्री ने कहा कि गांगुली कोच पद के चयन समिति के अहम सदस्य थे, ऐसे में उनका वहां मौजूद रहना जरूरी था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चीन के बीजिंग में कहा कि भारत का बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है और इस बारे में जल्द ही निर्णय किया जाएगा कि किन परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के पास भेजा जाएगा। AIIB निदेशक मंडल की यहां होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले जेटली ने ये बातें कही। बीजिंग स्थित AIIB का गठन $100 अरब की अधिकृत पूंजी के साथ आधिकारिक रूप से पिछले साल हुआ। भारत तथा 94 अन्य देश इसके संस्थापक सदस्य हैं। चीन 26% हिस्सेदारी के साथ इसमें सबसे बड़ा शेयरधारक है। वहीं भारत 7.5% हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बद्रीनाथ में कहा कि भले ही पूरे देश में बीजेपी की सरकार आ जाए, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में सरकार के बिना हमारा सपना अधूरा है। इससे पहले शाह ने करीब आधा तक विशेष पूजा करके भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ में दर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि आपदा के बाद राज्य में आई अव्यवस्थाओं को दूर किया जाएगा। यहां सड़कों को दुरुस्त करके लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। कार्यकर्ताओं से 2017 के चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान किया। शाह ने कहा, मेरे भ्रमण के दौरान मौसम को लेकर संशय जाहिर किया जा रहा था। प्रभु इच्छा से मैंने दर्शन किए। भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा में बंद पूर्व आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद मो शहाबुद्दीन को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने का सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने शहाबुद्दीन को इलाज के लिए एम्स भेजने के आदेश का पत्र जेल प्रशासन को भेज दिया है। शनिवार से शहाबुद्दीन को एम्स भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सूत्रों की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में मोहम्मद शहाबुद्दीन को एम्स भेज दिया जाएगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन को 19 मई को सिवान जेल से केंद्रीय कारा लाया गया था। कमर दर्द से परेशान शहाबुद्दीन की परेशानी बढ़ने पर पटना से आई मेडिकल टीम ने जांच के बाद एम्स भेजने की सलाह दी थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन पर आरोप लगाया है कि वो भारतीय राजनेताओं व संस्थानों से फंड प्राप्त कर रही है। उनके चुनाव प्रचार के लिए प्रकाशित कराए गए दस्तावेज में कहा गया है कि ये फंड उन्हें भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील के एवज में दिया जा रहा है। ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए 35 पन्ने का एक बुकलेट प्रकाशित कराया है। हालांकि ये बातें पहले से भी आम जनों में लंबे समय से चर्चा में रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की दावेदार हिलेरी क्लिंटन पूर्व में भी कई बार इन आरोपों को खारिज कर चुकी है। इमरजेंसी के 41 साल पूरे होने पर दिल्ली बीजेपी का एक डेलीगेशन शनिवार को तिहाड़ जेल पहुंचा। डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने दिल्ली में आपातकाल से संबंधित संग्रहालय बनाने तथा उस दौरान जेल जाने वालों के परिवारों को पेंशन देने की मांग की। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। बीजेपी सांसद विजय गोयल इस समय हमारे साथ हैं। सर, आप तिहाड़ जेल आए हैं। इमरजेंसी को लेकर पूरी सरकार मैसेज देने की कोशिश कर रही है, क्या मैसेज है ये? देखिए, आज की न्यू जनरेशन को इमरजेंसी का नहीं पता है, आपातकाल का नहीं पता, क्योंकि उसको 41 साल हो गए। एक पूरा बदलाव आ गया है जी, इसलिए उनको ये बताना जरूर है किस तरह से कांग्रेस के राज में
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा के सारे अधिकार ले लिए थे और वो तानाशाह बन गई थी। जेलों के अंदर लोगों को, हजारों लाखों लोगों को ठूस दिया गया था, लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी, बोलने की आज़ादी नहीं थी, दुकानों के ऊपर भी अंकुश लग गए थे और लोगों को कुछ भी बोलना, लिखने, पढ़ने की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। तो आज हमने याद दिलाई है ताकि नई जनरेशन इस चीज़ को जाने और देखे। हमने 2 मांगे की हैं। एक तो जो आपातकाल में बंदी थे, दिल्ली के बंदियों को भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरह पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुतों के घर बर्बाद हो गए थे। और दूसरा, एक म्यूजियम, एक संग्रहालय बनना चाहिए जिसमें आपातकाल से संबंधित सारे दस्तावेज और सारी चीज़ें हों, जो नई जनरेशन को बताएंगे कि इस देश को, लोकतंत्र को कभी भी कोई भी आदमी चोट पहुंचाने की कोशिश ना करे। आपका ये कार्यक्रम, लास्ट सवाल है सर मेरा, आपका ये कार्यक्रम ऐसे समय पे हो रहा है जब पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इमरजेंसी का नाम लेते ही पंजाब चुनाव अपने आप में, इस देश में हर रोज चुनाव होते हैं जी, इसलिए चुनावों से किसी बात को मत जोड़िए आप जाके। इसका सीधा संबंध है और उस समय सब पार्टियों के नेता गए थे। ये एक संदेश देता है, कोई भी आदमी तानाशाह बनने की कोशिश ना करे, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ना करे। ये थे हमारे कहना है कि उनके इस पूरे प्रयास का केवल एक संदेश से है कि कोई भी आदमी तानाशाह ना बने, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ना करे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी, दिल्ली। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।